नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आता है कि मुझे ये बीमारी क्यों लगी। उसके बाद उसके मन में ये बात आती है कि काश मेरा इलाज ठीक हो जाए और खर्चा भी ज़्यादा ना हो। तो बहुत सारे संगठन जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही ग्लोबल ग्रुप है कार्डियोमर्जन, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर दीपक पुरी। तो ये ग्रुप क्या काम करता है, कैसे काम करता है, लोगों को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोग कैसे जुड़ सकते हैं इस ग्रुप के साथ, ये सब जानते हैं हम डॉक्टर दीपक पुरी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जब ये ग्रुप आपने शुरू किया था तो कौन से उद्देश्य को लेकर ये शुरू किया गया था, क्या सोच थी आपकी और कब से ये शुरू किया गया है? ये कार्डियोमर्जन हमने 2011 में शुरू किया था। उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने MBBS के बाद कुछ टाइम रूरल में भी काम किया और उसके बाद मैंने PGI में काम किया, PGI में MS किया, MCH किया और बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया। उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो मैंने अपने ज़िंदगी के अनुभवों से मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो है रूरल एरिया में मैंने देखा कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते मेडिसिन, उनके पास कुछ रोज़गार भी नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, और इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव मेडिसिन ले सकें, और इतनी समझ भी नहीं है कि वो इलाज को समझ सकें। और इंडिया में सब लोग एडवाइस देते हैं और कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, और जब कोई मरीज क्रिटिकली इल होता है तो उस टाइम पे जो है वो इससे पहले कि वो डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, वो पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट जो है उनको अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है। और जब हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं वहाँ पे रश बहुत होता है और डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है कि वो सारे पेशेंट्स को इक्वल टाइम दे सकें या उतना उनको केयर दे सकें, और वो सारे ओवरबर्डन्ड हैं। और जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो है चैलेंज ये है कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है और जो हमने फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं वो तो वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेरेबल है, और उसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारा कॉस्टली इक्विपमेंट लेना पड़ता है, कॉस्टली आपको एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं, ऑपरेशन थिएटर बनाने पड़ते हैं, ICUs बनाने पड़ते हैं, टैलेंटेड स्टाफ लेना पड़ता है, और पर पेशेंट जो है आपको उतनी नर्सेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कि एक शिफ्ट में अलग से एक नर्स आपको कार्डियक ICU में दी जाए। तो ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना सब जो आपको टैलेंटेड और एजुकेटेड जो स्टाफ चाहिए, टेक्निकली क्वालिफाइड स्किल वाला स्टाफ, वो पुट करना है, तो उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होता है। तो पिछले काफ़ी सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इलाज है वो सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। हम भी फील करते हैं सस्ता होना चाहिए, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो इलाज है यहाँ से 15-20 टाइम्स ज़्यादा महंगा है। और अगर हम ये देखें कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर और जो डॉक्टर्स यहाँ पे जितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ मच मच मोर, क्योंकि उनको ड्यूटी आवर्स अगर आप कंपेयर करो, वीकेंड ऑफ नहीं मिलते उनको, नाइट में अगर आ रहे हैं तो अगले दिन ऑफ नहीं मिलता। तो ये सब जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स इनपुट डाल रहे हैं, वो उसका जो है लोगों को इतना रियलाइजेशन नहीं है कि कितना एफर्ट वो कर रहे हैं। तो उसका जो है नतीजा ये हो रहा है कि जो गैप है बिटवीन जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स और जो पब्लिक है वो डे बाय डे वाइडन होता जा रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे इंडिया में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है इंटरवेंशन बेस्ड प्रैक्टिस, कि जब इंसान बहुत बीमार होता है वो हॉस्पिटल जाता है और फिर वो उसको या तो कोई ऑपरेशन करते हैं या कोई उसको एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालते हैं या बाईपास करते हैं या पेसमेकर डालते हैं, वो करवा के, जिसको हम इंटरवेंशन बोलते हैं, वो करवा के फिर वो वापस घर चला जाता है और उसके बाद फिर वो
फिर भूल जाता है कि मुझे क्या हुआ था और क्यों हुआ था। और हम जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है और रिहेबिलिटेशन है उसको टोटली इग्नोर करते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो हर चीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। और जैसा कि लोगों को पता ही नहीं है कि 80% जो प्रॉब्लम्स है वो प्रिवेंटेबल है, और हम जो हार्ट अटैक्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, हम स्ट्रोक को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन हम प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा ये होता है कंसेप्ट कि जब प्रॉब्लम आएगी तब हम उसका इलाज करा लेंगे। और दूसरा ये होता है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है फिर भी हम उसको, जैसे इंटरवेंशन की जरूरत पड़ गई तो लोग इंटरवेंशन को भी डिले करते रहते हैं कि कोई बोलता है कि नहीं तो ये वाला इलाज ट्राई कर ले, कोई बोलता है वो वाला कर ले, उससे ठीक हो जाएंगे, इससे ठीक हो जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, और बहुत सारे लोग होते हैं उनको अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है। तो ये सारी बातें देखते हुए मेरे मन में ये चलता रहता था कि क्या हम एक ऐसा हेल्थ केयर नहीं क्रिएट कर सकते जिसमें कि मतलब लोगों को फैसिलिटी भी मिले और ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और लोगों को अवेयरनेस भी हो। और उसके साथ एक और प्रॉब्लम जो मेरे मन में खटकती थी वो ये कि जो इंडियंस हैं उनको जो हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, वो बहुत यंगर एज ग्रुप में हो जाता है, और एटलीस्ट 10-15 साल 20 साल पहले हो जाता है वेस्टर्न पॉपुलेशन से। और अगर हम कंपेयर करें कि जो फर्स्ट हार्ट अटैक है इंडिया में, जो फर्स्ट हार्ट अटैक है वो मैक्सिमम लोगों को इवन बिफोर एज ऑफ 50 हो जाता है, और जब वेस्टर्न कंट्रीज में वहाँ पे जो होता है 65-70 की एज के बाद ही होता है, और हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो उसको 35 और 65 की एज ग्रुप में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। और जो यंग लोग हमारे पास आते हैं कई बार, और जो 24 ईयर ओल्ड फीमेल का भी मैंने बाईपास किया हुआ है, 29-30 ईयर ओल्ड लोग, एक लड़का था उसकी 28 साल का और उसके स्ट्रोक भी हो गया, उसको हार्ट अटैक भी हो गया, और बहुत ही सिक कंडीशन में उसको लेके आए इमरजेंसी में, फिर हमने रात में ही उसका ऑपरेशन किया। तो अब जो उनकी फैमिली है वो भी, उसकी वाइफ यंग है, वो रो रही है, उसका 1 साल का बच्चा है, लेकिन लकीली वो बच गए और बाद में उसका पैरालिसिस भी इम्प्रूव हो गया, ठीक हो गया वो, बट दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो ये सारी बातें सोच के मेरे मन में ये चलता रहता था कि हम क्या ऐसा स्टेप लें, क्या ऐसा हम करें जिससे कि जो है लोगों को बेनिफिट हो। प्लस मैंने ये भी देखा कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनमें जैसे हार्ट की बीमारी है तो उसके साथ और भी बहुत सारी बीमारी होने की संभावना होती है, और अल्टीमेटली जैसे ये बाद में मेडिकली भी ये चीज़ सामने आई है कि ये एक जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उनके कॉमन रिस्क फैक्टर है, और एक वेब की तरह वो हमारे आसपास हमारा जाला बना देते हैं और उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। तो जिसको हार्ट डिजीज़ होती है उसको डायबिटीज़ होने का भी चांस होता है, उसको हाइपरटेंशन होने का भी चांस होता है, और इन लोगों को कैंसर होने का चांस भी ज़्यादा होता है, और उनको स्ट्रेस होने का चांस, उनको डिप्रेशन होने का चांस भी ज़्यादा होता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने की चांस भी ज़्यादा होती है। तो जब आप एक रिस्क फैक्टर को ले लो, स्मोकिंग को ले लो, वो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है पूरी दुनिया में। ओबेसिटी जो है वो यूएस में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, बाकी दुनिया में वो नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ है। लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देते। हमारे इंडिया में होता है कि जो ज़्यादा जिसका वेट होता है उसको बोलते हैं बहुत हेल्दी है, और उसको जब किसी के घर जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा चपाती खिलाते हैं कि एक और खा लो, और घी लगा के खिलाते हैं ताकि और जाके अंदर जम जाए आर्टरीज के अंदर। ये लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए लोगों के मिथ्स और कॉन्सेप्ट्स सब चीज़ों को टैकल करना इट्स अ बिग चैलेंज। तो उस वक्त फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अगर हम एक ऐसा कोई ग्लोबल कैंपेन चलाएं तो मैंने उसको कार्डियोमर्जन का नाम दिया। कार्डियो मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट, और मर्जन मीन्स कि वी हैव मर्ज्ड ऑल द स्पेशलिटीज, जितनी भी स्पेशलिटीज हैं जिनको हार्ट के ट्रीटमेंट में जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और एक जगह लेके आए, और उसको फिर हमने जो है कार्डियोमर्जन का नाम दिया। और हमारा जो मोटो था वो था इनोवेट, इंटीग्रेट एंड एजुकेट। तो इनोवेट का मतलब है कि हम नई चीज़ें ऐसे कुछ खोजें जिससे इलाज जो है सिंप्लीफाई हो जाए और टाइमली हो जाए और
उससे जो है लोगों को खर्चा भी ज़्यादा ना हो और बेनिफिट भी ज़्यादा हो। उसके बाद है उसको इंटीग्रेट करना मतलब कि सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उन लोगों को इन्वॉल्व करना, ताकि एक टीम की तरह हम वो इलाज जो है वो दूसरों तक पहुंचाएं। और फिर तीसरा है एजुकेट करना, मतलब है कि जो लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है जिसके बारे में, उनको अवेयरनेस दिलाना। तो वो लोगों को भी पहुंचाना है एजुकेशन, और हमने अपने डॉक्टर्स को भी पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अपनी स्पेशलिटी के होते हैं, अपनी स्पेशलिटी के बारे में सब कुछ पता हो। मुझे हार्ट के बारे में पता है, लेकिन वो बीमारी जो है आईज में भी कॉम्प्लिकेशन कर रही है, वो किडनीज में भी कर रही है, ब्रेन में भी कर रही है, उसके बारे में उनको ज़्यादा पता है। तो वो हमको एजुकेट करेंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको हार्ट के बारे में हम बताएंगे, वो हमको बताएंगे। तो ये कंसेप्ट लेके मैंने ये कार्डियोमर्जेंट शुरू किया था। वाकई ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका ये जो ग्रुप है वो कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? देखो, जो हमने कार्डियोमर्जेंट 2011 में स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमने जो फर्स्ट स्टेप लिया था वो था ये जो मैंने आपको बताया, इनोवेट, इंटीग्रेट एंड एजुकेट। तो जो हमने फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की थी 2011 में, उसमें 400 डेलीगेट्स आए थे 22 कंट्रीज से, और उनको जो है 2 दिन का हमने वर्कशॉप किया था उनके साथ मिलके। और 46 स्पीकर्स जो थे हमारे वो अब्रॉड से थे, और कोई यूएस से थे, कोई यूरोप से थे, कोई एशिया कंट्रीज से, बाकी कंट्रीज से थे, तो अफ्रीकन कंट्रीज से भी आए थे। सब ने अपनी अपनी एक्सपर्टाइज जो थी उसके बारे में लोगों को बताया, और 55 स्पीकर्स जो थे वो हमारे इंडिया से ही थे। तो उन सब ने मिलके वो कॉन्फ्रेंस की, और जब 2 दिन के बाद फिर जब ख़त्म हुई वो कॉन्फ्रेंस, तो मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, और सब लोगों ने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। मुझे उन्होंने जो है इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि मैं इस तरह के काम को और आगे बढ़ाऊँ। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट ईयर लाइफस्टाइल एंड सर्जरीज़ के ऊपर कॉन्फ्रेंस किया, तो हम एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया, और उसके इन बिटवीन हम पूरे साल भर जो है छोटे छोटे CMEs, टॉक्स, वर्कशॉप्स वो करते रहते हैं। वो हम उतने अब 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 11वां साल चला हुआ है हमारा, और वो हम लगातार करते रहते हैं। कोई भी हमको इनवाइट करता है तो हम कभी किसी को मना नहीं करते। और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर वो 2013 में मेरे को वहाँ से इनविटेशन आया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमको कहा कि आप यहाँ आके करिए। तो हमने उसको कॉन्फ्रेंस किया वहाँ पे ओरलैंडो में, और ओरलैंडो में फ्लोरिडा में हमने वो कॉन्फ्रेंस किया था कार्डियक इमरजेंसीज पे। तो जो कार्डियक इमरजेंसीज पे हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी ग्लोबल था, बाहर से काफ़ी लोग आए थे। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस था वो जापान में किया था, वो ओबिहिरो है वहाँ पे होक्काइडो में, वहाँ पे मुझे इनविटेशन आया था, तो फिर हमने वहाँ पे किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर हमने टोक्यो में किया। उसके बाद हर साल हम डिफरेंट कंट्रीज़ में किया, हमने दुबई में किया, सिंगापुर में किया, और इस साल हम पेरिस में प्लान कर रहे हैं। तो वो कॉन्फ्रेंस का एम ये होता है कि पूरी वर्ल्ड से जो टॉप के डॉक्टर आके हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी बीमारी का इलाज कैसे होना चाहिए, और उसमें हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है टू प्रमोट इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कि हम बचपन से ही शुरू करते हैं, जिसको हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन बोलते हैं, जिसमें कि कोई भी अभी रिस्क फैक्टर नहीं आया है तब से हम की अवेयरनेस शुरू करेंगे कि कैसे डिजीज से बचना है। और उसके बाद जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम जैसे जैसे लाइफ में रिस्क फैक्टर आने शुरू होते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जब हमको आइडेंटिफाई हो गया कि ये रिस्क फैक्टर आ चुका है तो हम उसको उसी स्टेज में अगर कंट्रोल करेंगे तो उसका प्रोग्रेशन कम हो जाएगा। और अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेज होती है जिसमें अर्ली डायग्नोसिस होता है, और जिसमें हम सिंपल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें कि पहले ही पता लग जाता है कि क्या बीमारी है, और कुछ थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा बहुत कुछ मेडिसिन दिया, जिससे बीमारी होने से हम कंट्रोल कर लेते हैं।
कॉम्प्लिकेशन की स्टेज में नहीं जाने देते। उसके बाद अगर फिर भी आगे प्रोग्रेस हो जाता है तो फिर ऐसी स्टेज आती है जिसमें कॉम्प्लिकेशन आने लगती हैं और हमारे को किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरवेंशन जो है जैसे परक्यूटेनियस हो सकती है, जैसे कि स्टेंटिंग होती है या कोई नॉन इन्वेसिव होती है, और दूसरी सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकती है। उसमें भी सर्जिकल इंटरवेंशन ओपन सर्जरीज हो सकती हैं या फिर मिनिमल इन्वेसिव हो सकती है, तो वीडियो असिस्टेड हो सकती है और किसी कंडीशन में रोबोटिक भी हो सकती है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी इंटरवेंशन करनी है? तो उसके लिए भी हमारे को टीम अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि हम पहले सब लोग बैठ के डिसाइड करें, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी होगा, कार्डियक सर्जन होगा, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट होगा, पेशेंट होगा, उसके रिलेटिव होंगे। फिर हम सारे प्रोज एंड कॉन डिस्कस करके हम ये डिसाइड करेंगे कि इनके लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है। तो फिर उसके बाद अगर हम वो प्रोसीजर करेंगे और टाइमली करना पड़ेगा। जैसे अटैक आ रहा है, अगर उस टाइम आर्टरी ब्लॉक है तो उस टाइम फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर हम उस टाइम वो गोल्डन आवर वेस्ट कर देंगे तो परमानेंट डैमेज कुछ ना कुछ आ जाएगा और हो सकता है कि पेशेंट की जान भी चली जाए। तो लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। वो अपना जो कीमती समय है जब अटैक आ रहा होता है उस टाइम उसको वेस्ट करते हैं। वो इधर उधर से पूछते हैं, कई लोगों की सलाह लेते हैं, और उस दौरान जो होता है मरीज की हालत जो होती है एवरी मिनट जो है डिटेरिएट हो रही होती है। और अगर उसमें मरीज बाद में ठीक भी हो जाए, इलाज भी हो जाए उसका, लेकिन उसमें ज़िंदगी के ना कुछ उनके कीमती वर्ष जो है ना वो लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका हार्ट का पंपिंग कमज़ोर हो जाता है, बाद में वो हार्ट फेलियर के कैंडिडेट बन जाते हैं। तो ये सब बातें लोगों को अवेयर नहीं है। इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इलाज तो बना दिए, लेकिन हमने लोगों में अवेयरनेस भी तो करना पड़ेगा ना कि उनको कौन सा इलाज कैसे कराना है। और हमको ये सबसे पहले लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो टाइम होता है वो कीमती है। अगर आप हार्ट का ट्रीटमेंट डिले करते हो या उसको आप गलत ट्रीटमेंट अपना लेते हो तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सारी बातें हमने इसको जो है डोर टू डोर पहुंचाने का यही तरीका था कि हम जैसे एक तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते थे जिसमें कि पूरी वर्ल्ड के लोग आते थे, और वो वहाँ पे फिर हम डिसाइड करते थे कि क्या नई चीज़ है, क्या नए टेक्निक्स हैं, क्या नए फाइंडिंग्स है जिसको कि हम अपनाएं, जिससे कि ट्रीटमेंट ना केवल बेटर हो और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, जिसमें कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो। और उसके बाद फिर हम जैसे अपनी कंट्री में भी जैसे डॉक्टर्स की टॉक्स होती है, CMEs होती है, उसमें जाके वहाँ के रीजनल डॉक्टर्स को हम बताते हैं। उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, स्कूल्स में कई बार हमको इनवाइट करते हैं वो वर्कशॉप्स के लिए या टॉक्स के लिए, तो हम वहाँ जाके उनको करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में हम जाके टॉक्स करते हैं जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम अवेयर करवाते हैं, नॉट ओनली अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, बल्कि उनको इस बारे में भी बताते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। वो अपने लिए भी उनको यूज़फुल रहेगा और पेशेंट्स के लिए भी यूज़फुल बातें जो है वो उन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर हम जैसे कोशिश करते हैं कि जो हमने टेक्निक से, जैसे हम लोग बाईपास सर्जरी बीटिंग हार्ट पे करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो कहते हैं कि उनका अनुभव इतना अच्छा नहीं रहा बीटिंग हार्ट से, तो वो वापस पुराने टेक्निक से पंप पे जाके करते हैं। लेकिन जब हम वर्कशॉप्स करते हैं तो हम उसमें उनको बीटिंग हार्ट टेक्निक्स के बारे में बताते हैं कि कैसे करने से बेटर होगा, क्योंकि अब ये इस चीज़ को वो भी मानते हैं कि अगर एक्यूट MI में हम सर्जरी कर रहे हैं या जिसका पंपिंग कम है उसमें सर्जरी कर रहे हैं, उसमें बीटिंग हार्ट से बेटर आउटकम आता है और उस पर हॉस्पिटल का स्टे भी कम हो जाता है, ICU का स्टे भी कम हो जाता है, किडनी डैमेज होने का चांस कम हो जाता है, ब्रेन में डैमेज होने का चांस कम हो जाता है। ये सब बातें वो भी समझते हैं, लेकिन उनको इतना मास्टरी नहीं है उस टेक्निक पे। तो फिर हम वर्कशॉप जब होती हैं तो हम उसमें जाके उनको साथ शेयर करते हैं कि क्या करने से बेटर हो सकता है टेक्निक। और उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने का जो होता है, एक तरीका तो ये होता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप उसमें कम दवाइयाँ यूज़ कीजिए या कम सामान डिस्पोजेबल यूज़ कीजिए, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। आप एक लिमिट के बाद उसको कट नहीं कर सकते, जिससे कि क्वालिटी कट होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि आप स्टाफ को लिमिट करना शुरू कर देते हैं
जिसमें कि आप जहाँ पे 5 डॉक्टर की ज़रूरत थी वहाँ पे 2 डॉक्टर दे दिए, जहाँ पे 15 नर्सिस की ज़रूरत थी वहाँ पे 5 नर्सिस दे दी। लेकिन उससे क्वालिटी इफेक्ट होती है, कॉस्ट कम हो जाता है ज़रूर, लेकिन क्वालिटी इफेक्ट होती है। फिर जैसे कई हॉस्पिटल होते हैं उसमें नाइट ड्यूटी में जो क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट सर्जन या MBBS डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस तरह से हम पेशेंट की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे को कहीं पे एक डेडलाइन सेट करना पड़ेगा कि इतना तक हम कॉस्ट लिमिट कर सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड करना जो है वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। फिर कुछ हमने कुछ हॉस्पिटल्स को अपने साथ कोलैबोरेट किया जहाँ पे जो है कम खर्चे में ऑपरेशन हो सकें, और वहाँ चैरिटेबल बेसिस पे हम जाके उनका कम खर्चे में ऑपरेशन करते थे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। और कुछ हमने ये किया कि जैसे बाहर हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनके पेशेंट हमारे पास आए तो उनको हम कुछ कंसेशंस देके कम खर्चे में उनका करने की कोशिश करें। प्लस कुछ का तो इंश्योर्ड होते हैं, कुछ का गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, उन लोग का खर्चा जो होता है वो तो उनकी फंडिंग एजेंसी उसको कर देती है। उसके अलावा जो पेशेंट कवर नहीं होते हैं उसमें, किसी भी स्कीम में कवर नहीं होते, उनको हम कम खर्चे में करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि जिसमें कि उनका ऑपरेशन भी हो जाए लेकिन सेफ्टी भी रहे। सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके खर्चा कम करना जो है समझदारी नहीं है। तो ये सारी हम कोशिश करते रहते हैं, और हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी लाने की कोशिश करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा एम्फोसिस होता है कि स्किल एनहांसमेंट, जिससे कि हम अपने जो यंगर जनरेशन है और जो हमारे नर्सिस हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, उनकी वर्कशॉप्स लेते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, और उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको इतना स्किल हम इम्पार्ट करें कि कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाए। और हमारी सर्जरी में हम एफर्ट्स इतना करते हैं कि सर्जरी इतनी अच्छे से की जाए कि उसमें भी कॉम्प्लिकेशन रेट कम रहे, और बाद में ICU का स्टे भी कम रहेगा। अगर कॉम्प्लिकेशन भी कम होगा तो इन्वेस्टिगेशन भी कम करनी पड़ेगी, दवाइयाँ भी कम देनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाएगा। तो जो हमने कॉस्ट कम करने का तरीका ये रखा है कि इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इम्प्रूव द स्किल, एंड कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी पे भी नहीं और स्किल पे भी नहीं। सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? इसमें बहुत ही सिंपल है। हमारे कार्डियोमर्जन की हमारी वेबसाइट्स भी हैं, फेसबुक पे भी कार्डियोमर्जन का पेज है, और इसमें हमने कोई फीस नहीं रखी हुई है। एनीबडी, कोई भी डॉक्टर जुड़ सकता है, और कोई भी जो है पेशेंट भी जुड़ सकता है। कोई हेल्थ केयर में जो है ज़रूरी नहीं है वही जुड़े। इसमें बाकी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोग जुड़ सकते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक टीम वर्क है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ आगे लेके जाना चाहते हैं तो खाली ये डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कम्युनिटी की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पार्ट अदा करें, कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें। तो हम अगर एक जगह जाके टॉक देते हैं और वहाँ पे एक 500 की गैदरिंग है, अगर उस 500 की गैदरिंग में से अगर 200 लोग भी हमारी बात पे अमल करते हैं और उनको जो है अपनी डिजीज़ को कॉम्प्लिकेट होने से रोक सकते हैं, या वो ऑपरेशन को पोस्टपोन कर सकते हैं या डेफर कर सकते हैं, हम लोगों को ये एजुकेट करते हैं कि आप डिजीज़ को इतना कंट्रोल करो कि आपको सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल सर। तो हमारे ऐसा जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमारे यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो उसमें अगर हम उसको डिजीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे हमारी लाइफ स्पैन कम हो रही है, हमारी हेल्थ स्पैन कम हो रही है। अब जैसे किसी यंग इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बाईपास की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको डेफर करते रहेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, वो उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। और
दूसरी बात यह है कि अगर हम उसको करते हैं बाईपास, फिर उसके बाद उसको हमको रिहेबिलिटेशन अच्छा करना है ताकि वो वापस अपने काम पे जा सके, अपनी फैमिली का ध्यान रख सके, अपनी जॉब पे कंसंट्रेट कर सके। और उसके बाद उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन भी देनी है जिसमें कि उसको फ्यूचर में दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वो ऑपरेशन करा के चले जाते हैं, 2-4 साल में भूल जाते हैं, उसके बाद फिर से वही लाइफस्टाइल अपना लेते हैं और फिर बाद में जब वापस आते हैं तो उनके फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होती है, आर्टरीज ब्लॉक हो रही होती हैं, दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन ये कोई समझदारी नहीं है। अब जब आपकी बीमारी जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है तो हम उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीज़ लोगों तक पहुंचाना और उनको एजुकेट करना ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अच्छी तरह से निभा सकें। जी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ज़रूर आ रहा है, पूछना चाहूँगी कि काफ़ी खर्चा हो जाता होगा कॉन्फ्रेंस करने में और ये सारा कुछ अरेंज करने में, तो क्या आप खुद से मैनेज करते हो या कोई फंडिंग होती है? थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। इसके बारे में जो है ना, हमारे हम कभी किसी से फंड नहीं लेते। अच्छा। हमने अभी 10-11 साल हो गया उसमें जो है जो मेनली हम ये करते हैं कि हम अपनी जो स्किल जो है उसकी सर्विस करते हैं, उसको हम फ्री सर्विस देते हैं। जैसे कहीं टॉक के लिए बुलाएंगे तो फ्री टॉक देंगे, कोई वर्कशॉप करनी है तो फ्री वर्कशॉप करेंगे, आने जाने का खर्चा हम खुद बेयर कर लेते हैं और जो हमारा स्टे है वो हम अपने आप बेयर कर लेते हैं। और उसके बाद जो जैसे कई बार होता है कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट इन्वॉल्व हो तो वो मैं अपनी तरफ से स्पेंड कर देता हूँ। अच्छा। और हम कभी किसी से फंड मांगते नहीं हैं। और ये है कि जैसे हमारे अब्रॉड में जो कॉन्फ्रेंस करते हैं वो लोग भी ऐसे ही करते हैं कि कुछ फ़ंड वो अपने आप से कर देते हैं, बाकी हम लोग जैसे जाते हैं तो हम अपना बेयर करते हैं कॉस्ट। तो वो एक तरह से हमारा एक मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द प्रोफेशन एंड टूवर्ड्स द सोसाइटी कि हम जो है जो कुछ भी हमारी अर्निंग है उसमें से कुछ पार्ट जो है मोटिव है उसको आगे बढ़ाने के लिए सबको उसके लिए इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर, एक सवाल जाते जाते पूछना चाहेंगे कि भविष्य में आप इस ग्रुप को कहाँ देखना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं इस ग्रुप के माध्यम से? हमारा बेसिक प्लान ये है कि जैसे अब मुझे बहुत खुशी है कि जैसे ये हमारा जो भी हमारे विचार थे वो बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने ऑलरेडी वो कर रहे हैं इसको अडॉप्ट, और इंडिया में भी काफ़ी हमारे को अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि अब तो मेडिकल कॉलेज के सिलेबस में भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि टीम वर्क कैसे करना है, स्पेशली जैसे अनकन्वेंशनल थेरेपीज़ के ऊपर भी अब फोकस आ रहा है कि उनका क्या रोल है। क्योंकि जो अनकन्वेंशनल थेरेपीज़ है जैसे योगा है, जैसे मेडिटेशन करते हैं कई लोग, डी स्ट्रेसिंग है, म्यूज़िक का रोल है, इस तरह से जो इनका रोल है वो बाहर की देशों ने भी स्टडी किया है और हम लोग को खुद भी इसका एक्सपीरियंस है कि इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। और उसका एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ पे है वो हमको करना है कि प्रिवेंशन में कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में कहाँ कर सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसका एक साइंटिफिक एप्लीकेशन हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और जो मैं तो यही चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये चीज़ पूरी अच्छी तरह फैल जाए और हम नए नए टेक्निक्स निकालें जिससे कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है कम होता जाए, ज़्यादातर लोग प्रिवेंशन से ही ठीक हो जाएं और उनको इंटरवेंशंस की ज़रूरत कम पड़े। और इंटरवेंशंस का एक लिमिट है, जैसे कि इवॉल्व होते होते काफ़ी सेफ़ हो चुकी हैं इंटरवेंशंस। अभी जैसे सर्जरी कराना हो बिल्कुल एक सेफ़ है, हम ऑफ पंप पे सर्जरी करते हैं, दूसरे तीसरे दिन पेशेंट को आईसीयू में रख के थर्ड डे मॉर्निंग हम भेज देते हैं या फोर्थ डे मॉर्निंग भेज देते हैं मैक्सिमम। और उसके बाद फॉलोअप में पेशेंट आते हैं हमारे पास, लास्ट कितने 15-20 साल से भी कई पेशेंट आ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, जो अपना ध्यान रखते हैं, जो अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको बजाय इसके कि हर इंसान जो है इंटरवेंशन तक वेट करे और उसके बाद फिर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है एज अ पेशेंट बिताए, उसके बजाय हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम जो है इंटरवेंशंस वो उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, और जब ज़रूरत पड़े तो हमारा टेक्निक्स इतने अच्छे हों और इतने कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों
कि हर इंसान उसको इजीली अवेल कर सके। जी, बहुत खूब। तो ये थे डॉक्टर दीपक पुरी, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं लेकिन बाय हार्ट, दिल से वो सोशल सर्विस करते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं होता। डॉक्टर की जो लाइफ है वो बहुत टफ होती है, सुबह से शाम, शाम से रात तक पेशेंट्स के बीच में। तो इस पूरे बिजी स्केड्यूल में समय निकालना उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर जो हैं हमारे सामने आकर बात करें, हमें हौसला दे, क्योंकि इनकी जो कार्डियोमर्जन ग्रुप है वो सबसे ज़रूरी काम क्या करता है, लोगों को हिम्मत देता है, लोगों को अवेयर करता है कि किस तरह से हम बीमार होने से बच सकते हैं, और अगर हमें बीमारी लग रही है तो किस तरह से इनिशियल स्टेज पर हम मेडिसिन्स के ज़रिए या कुछ अपनी डाइट में चेंज करके ज़्यादा खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। तो सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और दर्शकों का भी। जी, तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिए। वाकई में जैसे सर ने कहा है कि कभी भी अपने शरीर के साथ, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।